नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसमें हम भारत के भौतिक पर्यावरण यानी भारत का जो भौतिक भूगोल है, भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की अवस्थिति कहाँ है, भारत का आकार कैसा है, भारत में किस प्रकार से नदी प्रवाह है, भारत में कैसे पहाड़ है, ये सारी बातें इस पुस्तक में हम कर रहे थे। और पहला जो चैप्टर है उसको पढ़ने के बाद आज हमने इसका सेकंड चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। यानी भारत जो है उसकी संरचना क्या है और किस आकृति से बसा हुआ है, क्या ये आकृति बहुत पहले से बन गई थी, क्या ये वर्तमान में बनी है, भारत का जो स्थान है, भारत का जो भूमि का टुकड़ा है वो कितना पुराना है, इन सारी चीजों पर बात आज हम करने वाले हैं। तो हमारे आज इस चैप्टर जो आज शुरू होने जा रहा है इसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। यानी भारत की संरचना किस प्रकार से है, भारत किस प्लेट से टूटकर बना है, सारी बातें इसमें हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल में, वो है प्रायद्वीपीय खंड। सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय खंड को देखेंगे। भारत का निचला जो वी शेप दिखाई हमें देता है वो प्रायद्वीपीय खंड कहलाता है और आज इस पर हम बहुत डीपली चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम हिमालय की बात करेंगे कि हिमालय एक नवीन पर्वतमाला, एक नवीन वलित पर्वतमाला कैसे है और इसके अलावा अरावली जो है वो सबसे पुराना कैसे है। तो अरावली पुराना है या हिमालय पुराना है, ये कैसे बने और किस तरह से इनका निर्माण हुआ, ये सारी चीजें हम हिमालय वाले पार्ट में और अन्य जो स्थलाकृतियां हैं पहाड़ों के रूप में उनकी बात करने वाले। उसके बाद हम भू आकृति को देखेंगे। भू आकृति अलग चीज होती है और भू सन्नति अलग चीज होती है। 33 सागर के जो अवशेष है वहां जो पर्वत बने वो भू सन्नति के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ भू आकृति की बात करेंगे। ये वो भू आकृति नहीं है जो 8 डिग्री 4 से हम 37 डिग्री 6 पढ़ रहे थे और 67 डिग्री 7 से हम 97 डिग्री 25 पढ़ रहे थे, वो वाला मामला यह नहीं है। इसमें यह भी नहीं देखा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण 32 14 और पूर्व से पश्चिम तक 29 33, ये चीजें इसमें नहीं देखी जाएगी। इस भू आकृति में पहाड़ पर्वत जो है वो किस प्रकार से बने हुए हैं और कैसे इनका निर्माण हुआ, ये चीज देखी जाएगी। यानी कि जो हमने पहले ज्योग्राफी का एक जो पुस्तक हमारा और चलता है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हम कर रहे थे, उस पूरे विश्व का जो भूगोल है उसका कुछ पार्ट समझ के हम इस भू आकृति को समझेंगे, क्योंकि उसको देखे बगैर ये समझ में नहीं आता है, तो इसको हम बेसिक लेके चलेंगे। फिर हम देखेंगे उत्तरी भारत का मैदान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रायद्वीपीय पठार जब हम पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय खंड के दो प्रायद्वीपीय खंड जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्लेट किस प्रकार से चपटी होके हिमालय वाले क्षेत्रों में यूरेशिया से टकराकर वहां टकराने की वजह से जो स्थान बना वो मैदान कहलाया। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है या प्रायद्वीपीय खंड जो है वो उत्तरी मैदान के साथ ही डेवलप हो गया था। तो ये चीजें दोनों मिली हुई है, हिमालय और भू आकृति इन दोनों के कारण ही बनी है। तो ये जो टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये दोनों इंटरलिंक है और इनका परिणाम हिमालय और भू आकृति है, तो इसको भी हम देखने वाले। उसके बाद हम पठार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पठार की बात करेंगे। मैंने आपको बताया पर्वत अलग होता है, पहाड़ अलग होता है, पठार अलग होता है। पर्वत बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ढेर सारे पर्वतों के नाम हमारे ज्योग्राफी में आते रहते हैं। पहाड़ क्या होता है? पर्वत से थोड़ा छोटा होता है, जैसे तारागढ़ का पहाड़। इस प्रकार से जो पहाड़ होता है ना वो पर्वत से छोटा होता है। अब पठार क्या होता है? पठार भूमि से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उसमें से गाड़ियां वाड़ियां आराम से घाटी टाइप होता है, जैसे बोराट का पठार, भोमट का पठार, इस प्रकार से पठार होता है। तो इस के अंदर हम पठार पढ़ने वाले। तो क्या हम पर्वतों की बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हिमालय पर्वत है उसकी भी बात हम करने वाले। उसके बाद हम मरुस्थल की बात करेंगे। यहाँ हमने देखा उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत के मैदान के साथ ही हम मरुस्थल की बात कर लेंगे। मरु का मतलब होता है मिट्टी, और सिर्फ मिट्टी मिट्टी ऐसा स्थल जहाँ मिट्टी मिट्टी देखने को मिलती है वो मरुस्थल होता है। फिर हम तटीय मैदानों की बात करेंगे। तट पे जो मैदान बने हुए हैं ये प्रायद्वीपीय खंड से इंटरलिंक होगा, इसको भी हम देखने वाले। फिर हम द्वीप समूह की बात करेंगे। आपने नाम सुने अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, ग्रेट निकोबार, अंडमान का ही। तो ये जो नाम आपने बार बार सुने, ये कहाँ के हैं, किसके हैं, कौन सा देश इन पे कब्जा किया हुआ है, क्या भारत के स्थान में ये आते हैं, क्या भारत भूमि से ये जुड़े हुए हैं, इन पे किसका अधिकार है, किसका नहीं है। तो ये सारी चीजें हम द्वीप समूह के अंदर देखने वाले हैं।
तो यहां तक आपने समझा और समझने की बात इसमें कुछ थी नहीं। मैं आपको सिर्फ अब तक ये बता रहा हूं कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं और इस एक एक चीज को हम इतनी शानदार और मस्त तरीके से, बहुत ही शिद्दत वाले तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं ताकि एक एक चीज जो है हमारी मस्त तरीके से क्लियर हो जाए। तो हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए और सबसे पहले हम देख रहे हैं इस लेक्चर के अंदर भारत की संरचना क्या है। बेसिक बातें करेंगे भारत की भूमि पर कि ऑस्ट्रेलिया प्लेट और भारत की प्लेट एक हुआ करती थी, फिर अफ्रीका से ये टूटी थी, फिर यूरेशिया से ये टकराई थी। तो ये संरचना की बात करेंगे और फिर हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय खंड, यानी प्रायद्वीपीय खंड जो है वो वास्तव में एक त्रिकोण, त्रिभुजाकार, उल्टा त्रिभुज की तरह दिखाई देता है। इसकी बात हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। कितनी है? 46 करोड़ वर्ष पृथ्वी की आयु है। कौन कह रहा है? ज्योग्राफी के जो महान भूगोलवेता हुए वो कह रहे हैं कि पृथ्वी की जो आयु है वो 46 करोड़ वर्ष है। कितनी है? 46। इस दौरान अनेक अंतर जात और बहिर्जात, ये होता है अंतर जात और ये होता है बहिर्जात। अंतरजात और बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए, यानी कि इस दौरान 46 करोड़ समय के अनुसार 46 करोड़ सालों में पृथ्वी के अंदर अंतरजात यानी अंदर से भी बहुत चेंजिंग आया, उथल पुथल आए, चट्टानें टकराई, भूकंप आया, ठीक है ना, अंदर से मैग्मा बाहर निकला, ठंडा होकर लावा बना, ज्वालामुखी जैसी बातें हम कर रहे थे, सुनामी जैसी बातें हम कर रहे थे। पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्राकृतिक विपदाएं जिसे हम कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जिसे हम कह सकते हैं, भूकंप जैसी घटनाएं हम कह सकते हैं, ज्वालामुखी हम कह सकते हैं, ज्वार भाटा उद्भव वाली प्रक्रिया हम कह सकते हैं, सारा चट्टानों का खेल था, आग्नेय और अवसादी आंतरिक चट्टानों का मेल मिलाप होना, 7 प्लेटें हमने जो पढ़ी उनका टकराना, टूटना, फूटना आदि अंतर्जात बल के कारण होती है, यानी इंटरनल जो घटना होती है। बहिर्जात बाहर से भी, पृथ्वी के ऊपर बाहर से भी, जैसे आपने पढ़ा इग्नियस जो होती है, सेडिमेंटस जो होती है, उन चट्टानों पे एक दूसरे का दबाव पड़ता है। आग्नेय तो आग थी, इग्नियस तो बिल्कुल आग थी, लेकिन आग के दबाव के कारण सेंटीमेटर्स जो है वो आग्नेय के अवसादों के कारण अवसादी सेंटीमेटर्स बनी। तो इस प्रकार से जो चट्टानें बनी है वो ऊपर के दाब से बनी है और इस दाब के कारण ही जो बाहर से बल लगे हैं उसको हम बहिर्जात बल कहते हैं। और कायंत्रित चट्टान को आपने देखा, कायंत्रित चट्टान ये कह रही थी कि ऊपर से तो दाब लग रहा था और नीचे से ताप लग रहा था और फिर कायंत्रित बन गई। तो वहां बार बार इन शब्दों का प्रयोग हो रहा था उस वाली पुस्तक में, इसलिए मैंने 5 चैप्टर पहले उसमें कराए ताकि ये किताब आसानी से समझ में आ जाए। आप लोग जिद कर रहे थे, मुझे पता था सर ये किताब जल्दी से शुरू कीजिए, ये पुस्तक हमारे पीछे रह जाएगी, लेकिन उसके 5 चैप्टर देखो बार बार हमारे सामने आ रहे। अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या होता है? तो ज्वालामुखी का नाम हमें लेना पड़ रहा है, भूकंप का नाम हमें लेना पड़ रहा है, ज्वार भाटा का नाम हमें लेना पड़ रहा है, इग्नियस, सेंटीमेटर्स, कायंत्रित, अवसादी वगैरह जितनी भी चट्टानें हैं, आग्नेय, इग्नियस, सबका नाम हमें यहाँ पे लेना पड़ रहा है क्योंकि हम इनको देख चुके हैं ना। तो अब आसानी से समझ में आ रहा है। और कमेंट करे वो बच्चा जो शुरू से जुड़ा हुआ है और वो भी कमेंट करे, उसको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जो अभी अभी जुड़ा है सारे लेक्चर एक एक करके उसको देखना है। करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। देखो कितनी शानदार वाली जानकारी है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है? करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन जो प्लेट है, हमारा जो इंडिया है उसको एक प्लेट के नाम पर पुकारा गया है यहाँ पे कि इंडिया एक प्लेट है। पूरे विश्व की बात करें तो भारत तो एक टुकड़ा है, तो उसको इंडियन प्लेट कह दिया। भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित था। ये पूरा वर्ल्ड है और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मैंने भूमध्य रेखा खींच दी। कौन सी रेखा खींच दी मैंने? इसको हाईलाइट के लिए मैं ऐसा बना देता हूं। ये मैंने भूमध्य रेखा खींच दी। यहाँ पे कौन सी रेखा खींची है भाई? मैंने भूमध्य रेखा यहाँ पे खींच दी, जिसको हम 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। और पृथ्वी के मध्य में है, भूमि के मध्य में है, इसलिए भूमध्य रेखा भी कहलाती है। अब ये जो भूमध्य रेखा हमारी है और यहां पे हमने एक बीचों बीच और रेखा खींची है और इस रेखा को हमने क्या नाम दिया? इस रेखा को हमने कहा था, ये रेखा जो है और पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। तो ये आडी वाली जो खींची है ये तो अक्षांशों के नाम से जानी जाती है और जो खड़ी वाली खींची जाती है वो देशांतर के नाम से जानी जाती है। अब अक्षांश और देशांतर में ये रेखा जो हमने खींची है ग्रीनविच के नाम से,
अब ये ग्रीनविच रेखा जो हमने खींची है और ये हमने खींची है, तो यहां पे एक रेखा हम और खींच रहे हैं और उस रेखा को हम नाम दे रहे हैं करक रेखा। क्या नाम दे रहे हैं इसको? करक रेखा नाम इसको हम दे रहे हैं, करक रेखा। अब भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है या इस प्रकार से। अब भारत यहां स्थित है, अब भारत यहां स्थित है, तो ये जो भूमध्य रेखा है यहां से भारत की जो दूरी है ये 876 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 876 किलोमीटर। अब ये 876 किलोमीटर जो भारत की दूरी है, इसको हम भूमध्य रेखा का जब अध्ययन करते हैं, जब देखते हैं, अब भूमध्य रेखा के बारे में कुछ जिक्र हो रहा है वहां पे। वो कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित था, तो भूमध्य रेखा से दक्षिण कौन सा होगा? तो दक्षिण ये होगा का, इसका मतलब भारत पहले दक्षिण गोलार्ध में था, दक्षिण गोलार्ध। तो फिर बताओ भारत क्या अभी दक्षिण गोलार्ध में नहीं है? रे भाई नहीं है लाडले, हमने बहुत चर्चा कर ली इस पे। भारत उत्तरी गोलार्ध में ही है, लेकिन पहले भारत किस में था? दक्षिण गोलार्ध में था। वेगनर का सिद्धांत आपको अच्छे से याद होगा। वेगनर महोदय यह कह रहे थे, जो महान जलवायु वेता हुए थे, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है इस प्रकार थी, चारों तरफ पानी पानी था, चारों तरफ पानी पानी था, और इस पानी को पैंथालासा कहा गया। पानी को क्या कहा गया? पैंथालासा। और बीच में एक भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा था, बीच में भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, और उसको विद्वानों ने, भूगोल वेताओं ने, जलवायु वेताओं ने पैंजिया कहा। इसको क्या कहा? पैंजिया। पैंथालासा जैसा का जैसा ही रहा, लेकिन पैंजिया बेचारा टूट गया, पैंजिया बेचारा टूट गया, और टूटने के कारण महासागर और समुद्रों का निर्माण हुआ। एक लोरेशिया भाग बन गया, एक गोंडवाना लैंड भाग बन गया। याद रखने वाली चीज है कि प्रायद्वीप जब भी हम पढ़ेंगे तो वहां एक चीज आपको ऐड करना है कि प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र बना भारत का निचला हिस्सा, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और गोंडवाना लैंड जो है वो पैंजिया के टूटने से बना था। लोरेशिया, गोंडवाना लैंड, जिसे हम अंगारा लैंड आदि नामों से जाना करते हैं, तो ये टूट कर बना था। तो इस प्रकार की जो ये कहानी है, ये वेगनर हमारी दूसरी वाली किताब के अंदर बता रहा है। और ये चीज यहां काम कैसे आ रही है? क्योंकि करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन जो प्लेट थी वो इसी प्रकार टूटी, और वो अफ्रीका से टूटकर अलग आई। किससे टूटकर? अफ्रीका से टूटकर अलग आई। और अफ्रीका से टूटकर अलग आकर जो हमारा अफ्रीका से जैसे ही प्लेट आगे जाने लगी, भाई अफ्रीका से जैसे ही टूटकर प्लेट आगे जाने लगी, तो यहां एक स्थान था और यहां एक स्थान था। इसको हमने यूरोप और एशिया का, और इसको यूरेशिया कहा गया मिलाकर। क्या कहा गया? यूरेशिया। तो अब जो भी प्लेट है, यहां यूरेशिया, ये स्थान है यूरेशिया, यूरोप और एशिया का, यहां से एक प्लेट आई और यहां से आकर टकराना शुरू करती है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां यूरोप और एशिया है दोनों, और यहां से कोई प्लेट आके टकराती है। जैसे ही प्लेट आके टकराएगी, ध्यान से देखना, जैसे ही प्लेट आके टकराती है तो कुछ नीचे धंस जाती है, कुछ नीचे जो धंस गई थी वो मैदान बन गए, बाकी भारत का प्रायद्वीपीय पठार बन गया। भाई ये प्रायद्वीपीय पठार है भारत का। प्रायद्वीपीय पठार कैसे निर्मित हुआ? कि यूरेशिया से जो प्लेट अफ्रीका से टूटकर आई थी, जिसे आज हम भारत कहते हैं, वो आके धंस गया। अगर आज भारत का प्रायद्वीपीय कोई जीव के रूप में होता तो वो खड़ा होकर बोलता कि सबसे पुराना मैं हूं, मैंने तो इस पृथ्वी को बड़े होते हुए देखा है। क्या देखा है? मैंने तो इस पृथ्वी को बड़े होते हुए देखा है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा प्रायद्वीपीय भारत बोल रहा है लाडले, क्योंकि उसने पूरी चीज को, पूरी स्थिति को देखा है। जैसे अरावली हिमालय को बोलती है कि तू तो कल का बच्चा है, तू तो अभी युवा है, मैं तो बहुत पुरानी हूं। अरावली क्या कहती है? मैं तो बहुत पुरानी हूं। वैसे भारत के पूरे भारत का जो खंड है, उसमें भारत का जो निचला हिस्सा प्रायद्वीपीय है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे पुराना है। ठीक है ना? तो पैंजिया, पैंथालासा, वेगनर की जो घटनाएं हैं वो ये साबित हो जाती है कि भारत अफ्रीका से टूटा है। और साथ में कौन टूटा? ऑस्ट्रेलिया टूटा। तो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और भारतीय प्लेट चलने लगी, तो भारतीय प्लेट पहले दक्षिण में थी, लेकिन धीरे धीरे चलकर उत्तरी गोलार्ध में आ गई। लेकिन लॉजिक वाली बात यह है, सुनकर हैरान रह जाओगे कि भारत आज भी खिसक रहा है। फिर पता क्यों नहीं चल रहा है ना? फिर पता क्यों नहीं चल रहा है भाई? ये भूगोल वेता बनोगे ना, जब पता चलेगा। तो भारत की प्लेट आज भी खिसक रही है। तो भारत पहले कहां था, ये याद रखना आपको, दक्षिणी गोलार्ध में। बताओ इंटरेस्टिंग है या नहीं ये चैप्टर? बताओ मजेदार है या नहीं चैप्टर? है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भारत है, किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में। किसके अनुसार? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दक्षिणी गोलार्ध में भारत है, मैं ये कह रहा हूं दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के
नीचे की तरफ भारत जब था, जब अफ्रीका से टूटा था। तो दक्षिणी गोलार्ध में कब है? जब भारत अफ्रीका से टूटा था। लेकिन भारत की भूमि खिसकती गई, भारत का टुकड़ा खिसकता गया और आज भारत उत्तरी गोलार्ध में इस स्थान पर है, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में, है ना। तो हमने अक्षांश देशांतर जब पढ़ा तो मैंने कहा ना 8 डिग्री 4 पे भी उत्तरी लग रहा है और 37 डिग्री 6 पे भी उत्तरी लग रहा है, और फिर दोनों 97 डिग्री और 97 डिग्री जो 25 थे और 67 डिग्री जो 7 थे, उनमें सब में पूर्वी लग रहा है। तो उनमें पूर्वी लग रहा है और इधर उत्तरी लग रहा है। इसका मतलब क्या है? भारत यहां है लाडले, पहले भारत यहां था क्योंकि भारत अफ्रीका से टूटा था और साथ में ऑस्ट्रेलिया टूटा था। दोनों प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया तो उधर खिसकता गया, भारत ऊपर की तरफ खिसकता गया। भारत को बहुत ऊपर जाने की जल्दी थी, अब पता नहीं कहां तक जाएगा, है ना। तो ये चीजें बड़ी लॉजिक वाली होती है। इसलिए कवि ने लिखा है, महान व्यक्ति ने लिखा है, भूगोलवेत्ता ने लिखा है, करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। किससे दक्षिण में स्थित थी? भूमध्य रेखा से। ये दक्षिण होता है, ये भूमध्य रेखा और ये दक्षिण, ठीक है। ये आकार में काफी विस्तृत थी, कोई नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है मेरे को, क्योंकि थी मतलब विस्तृत तो थी। इतनी बड़ी प्लेट, आज आधा भारत लेके बैठा है, प्रायद्वीपीय जो पठार है भारत का, वो आधा भारत लेके बैठा है। अब समय खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस इंडियन प्लेट का हिस्सा थी भाई। ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो इंडिया से जुड़ा हुआ। अब बात समझ में आ गई, उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। अब महाद्वीप नहीं कहकर छोटा वाला महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े महाद्वीप तो खुद जुड़े हुए थे भारत की इस भूमि से, है ना। तो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है वो इंडियन प्लेट का हिस्सा थी। और जो क्रिकेट अपडेट बार बार कमेंट करते हैं उनके लिए मुझे तेज गति से चलना पड़ रहा है। ये प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई, ये प्लेट बहुत सारे हिस्सों में टूट गई, इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। आप समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अलग है, भारत अलग है, इसका मतलब टुकड़े तो इसके हुए थे। ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। देखो ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है, मैंने आपको बताया दक्षिणी पूर्व में खिसकने लग गई। किस में खिसकने लग गई? दक्षिणी पूर्व में खिसकने लग गई। यह आपका दक्षिण है और यह आपका पूर्वी हिस्सा इस तरफ खिसकने लग गई। जबकि भारत वाली देखो किधर खिसकी है, भारत वाली प्लेट जो है उत्तर में खिसकने लग गई। और आज भारत उत्तरी गोलार्ध में है या नहीं है? है या नहीं है? बिल्कुल है। इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है। इंडियन प्लेट जो है उसका खिसकना अभी भी जारी है। मतलब इंडियन प्लेट अभी भी खिसक रही है भाई, है ना। झूला खा रहे हो बैठे बैठे भारत में, ना, क्योंकि भारत अभी भी खिसक रहा है। भारत क्या कर रहा है? अभी भी खिसक रहा है। इतने दिन यूं सोच रहे थे कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन अब पता चला कि भारत भी खिसक रहा है ना। ज्योग्राफी को जैसे जैसे पढ़ते जाओगे पैरों तले जमीन खिसकने लग जाएगी, क्योंकि इतने सारे झूठ जो हमारे पूर्वजों द्वारा बोले गए हैं वो अब हम मिथक साबित यानी झूठ साबित करने वाले हैं। बोलो जय ज्योग्राफी, है ना। आगे देखिए, इंडियन प्लेट का खिसकना अभी भी जारी है। भारतीय उपमहाद्वीप, भारत कैसा महाद्वीप है? भारत उपमहाद्वीप है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ देशों के नाम लिए थे, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना, नेपाल, है ना, भूटान, ये सब भारतीय। म्यांमार जो 1935 में भारत से अलग हो गया, बर्मा जिसे कहते थे, तो ये सब भारत के टुकड़े थे, इसलिए भारत क्या कहलाता था? उपमहाद्वीप। वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना वे इसके क्रियाशील भू आकृति प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जहित और बहिर्जहित बलों व प्लेटों की क्षैतिज संचरण की अतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। मैंने इसलिए पास पढ़ा था कि मैं समझा दूं आपको, है ना। ये कोई बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं, ये कह रहा है कि कुछ बल अंदर से लगे पृथ्वी में, कुछ बल बाहर से लगे पृथ्वी में। अंतर्जात और बहिर्जात बलों के लगने के कारण लाखों हजारों करोड़ों वर्षों बाद 46 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर आज तक कई घटनाएं पृथ्वी में हुई है, और जो आज परिणाम हमें दिखाई दे रहा है वो अस्तित्व में आने लगा। तो ये चीज है। आगे देखिए, संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। भारत की आकृति के आधार पर और भारत के पत्थरों के आधार पर, भारत की सेलों के आधार पर भारत को 3 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया? 3 खंडों में भारत को बांटा गया है। पहला, प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला हिस्सा भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला हिस्सा है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार, सब जानते हैं इसको। हिमालय, भारत का ये वाला क्षेत्र, यहाँ हिमालय डेवलप हो जाएगा भारत में, इस क्षेत्र में यहां तक ही होगा, मतलब यहां से तो फिर ऊपर वाला हिस्सा जम्मू वाला आ जाएगा ना, ठीक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां जो बहती है यहाँ पे, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र,
इसके आधार पर तो प्रायद्वीपीय जो खंड है उसी को यहाँ पे ज्यादा डेवलप किया गया है, ज्यादा समझाने का प्रयास है। तो भारत की संरचना और शैल के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हम प्रायद्वीप पढ़ेंगे, फिर हम हिमालय पढ़ेंगे, फिर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब आपको कमेंट में एक चीज मुझे बताना है, या तो मैं सीधा आपको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ा दूं, या पहले तीनों नदियां पढ़ाऊं, है ना, क्योंकि नदियों को डिटेल से आपकी किताब में नहीं दिया गया है, और नदियां जब तक नहीं समझते हैं तब तक मैदान समझ में नहीं आते हैं। ये आप पे डिपेंड है, आप कमेंट में क्या लिखते हो, है ना। अगर 5-6 कमेंट ये आ गए कि पहले सर नदियां पढ़ा के ही इनको पढ़ाओ ताकि ये समझ में आ जाए, और अगर ऐसे कह दिया सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का सिर्फ मैदान पढ़ा दो, तो अपन को क्या, अपन को सिर्फ पढ़ाना है ना, तो मैदान पढ़ा देंगे, है ना। तो ये तीनों चीजें हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा प्रायद्वीपीय खंड, और जब मैंने शुरू किया था लेक्चर को तो सबसे पहले एक बात आपको बताई थी, और वो बात ये थी कि ये किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। तो मैंने महत्वपूर्ण बात आपको वहां बता दी थी, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय खंड को। प्रायद्वीपीय खंड जो है कि उत्तरी सीमा कटी फटी है, ये तो पूरा ही कटा फटा है भाई, है ना। भारत का जो ये वाला हिस्सा है जिसकी बात हम इसमें करने वाले हैं, ये प्रायद्वीप कहलाता है। ज्यादा डाउट नहीं पालना इस प्रकार से। ये भारत का जो हिस्सा है ना, ये प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। क्यों, क्योंकि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, तीनों ओर से जल से गिरा हुआ है। समझ गए, आगे बात समझ में। जल से गिरा हुआ है इसलिए क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। उत्तरी सीमा कैसी है, कटी फटी है। ये उत्तर का जो उत्तरी, अब इसका उत्तर कौन सा होगा, ये वाला, ये कटा फटा है यहां से, ठीक है। ये कच्छ से आरंभ होकर पश्चिम में गुजरती हुई दिल्ली तक जाती है। यहां जो है कच्छ, यहां से शुरू होकर, अब देखो ये अंदर अंदर बनती है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये कहां तक जाएगी, दिल्ली तक। ये मैंने डी लिख दिया, ठीक है, पश्चिम में दिल्ली तक, और फिर यमुना गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ी में गंगा डेल्टा तक चली जाती है आगे की तरफ इस प्रकार से। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में इस प्रकार से, ऐसे अंदर अंदर बनाना है फिर भी हमें, है ना। ये अंदर अंदर इस प्रकार से कहां तक जाती है, ये सवाल पूछा जाता है। एग्लोग, करबी एग्लोग तक जाती है। मेघालय पूछा जाता है, मेघालय तक जाती है। कहां तक जाती है, मेघालय तक। भाई कुछ याद नहीं रखना, इस तरफ से जा रही है तो दिल्ली होते हुए गंगा यमुना में मिल जाती है। नदी नहीं है ये जो मिल जाती है ना, ये क्षेत्र मिल जाता है ना। और इस तरफ से जा रहा है तो मेघालय तक, तो इधर दिल्ली याद रखना है, इधर मेघालय याद रखना है, बस ज्यादा याद नहीं होता। जिसको ज्यादा याद होता है और बहुत अच्छी ज्योग्राफी करना चाहता है वो करबी एग्लोग को भी याद रखे। अब इसको रीड कर देते हैं। प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। उत्तरी सीमा क्या है, कटी फटी है। ये कच्छ से आरंभ होकर, कहां से, कच्छ गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम में से गुजरती हुई दिल्ली तक, और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों तक जाती है और गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त और भी ये उत्तर पूर्व में करबी एग्लोग व मेघालय पठार तक जाती है, और पश्चिम में ये राजस्थान तक चली जाती है। ये राजस्थान आपका यहाँ पश्चिम में कहां तक चली जाती है, राजस्थान तक चली जाती है ना। तो मेघालय और राजस्थान, मेघालय जो है, मेघालय पठार आपको इस तरफ याद रखना, और इस तरफ क्या याद रखना है आपको, राजस्थान याद रखना, दिल्ली याद रखना, बस इस प्रकार से, है ना। तो आप कर लेंगे। ये था प्रायद्वीपीय पठार। क्या था ये, प्रायद्वीपीय पठार। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां तक आपके समझ में। राजस्थान में ये प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल कहलाता है। मैंने आपको बताया, एक चीज को आप ध्यान से देखना, ये यूरोप और एशिया की बात हम कर रहे हैं, ये दोनों एक दिखाई देते थे तो इनको यूरेशिया कहते थे, यूरेशिया। अब ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका, यहां से कोई प्लेट टूटी है और वो टूट कर इस स्थान पर, टूट कर ये प्लेट इस स्थान से जैसे ही टकराई, अब ध्यान से सुनना, ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखना, ये यूरेशिया है और यहां से ये प्लेट आ रही है भारत, है ना। तो ये अफ्रीका से टूटकर ऐसे आते आते एकदम से इसे टकराएगी। एकदम से जैसे ही इसे टकराएगी तो कुछ हिस्सा नीचे की तरफ दब जाएगा, बाकी खड़ा रह जाएगा। तो जो आज थोड़ा सा ऊपर की तरफ रह गया वो प्रायद्वीपीय टाइप बन गया, और जो बिल्कुल सपाट हो गया अंदर जाने की वजह से,
तो सपाट से जो स्थान बना वो मरुस्थल कहलाया, वो भारत के मैदान बन गए कुल मिला के ना। तो जैसे ही चट्टान, जैसे ही जो प्लेट थी भारत वाली, वो जैसे ही यूरेशिया से टकराई, तो टकराने की वजह से जो दबाव लगा तो कुछ अवशिष्ट खड़े भी हो गए और उससे हिमालय जैसी आकृतियां बनने लग गई। तो कुछ कचरा इकट्ठा होकर हिमालय जैसी आकृतियां बन गई, कुछ सपाट सा दिखाई देने लग गया और कुछ भाग जो है यूं तलीनुमा और तटीय भाग के रूप में डेवलप हो गया। तो ऐसे भारत का निर्माण हुआ, देख रहे हैं ना आप। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल से ढका हुआ है, यानी राजस्थान के अंदर तो आपको पता ही है मरुस्थल यानी मिट्टी मिट्टी है राजस्थान में। आपने सुना क्या राजस्थान के अंदर जो कुल्लू मनाली वाला मजा है, शिमला वाला मजा है ना, तो यहाँ तो डेजर्ट है। जैसलमेर में लोग टूरिस्ट आते हैं क्या देखने के लिए, सम क्षेत्र है जैसलमेर राजस्थान का, वहाँ लाठी सीरीज भी है, वहाँ सेवन घास होती है जिससे फॉग परफ्यूम वगैरह बना करता है। लेकिन सम क्षेत्र से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक शम का क्षेत्र ऐसा आता है जो बिल्कुल डेजर्ट है, वहाँ आपको वनस्पति रहित क्षेत्र कहलाता है। आपको वहाँ कुछ भी छोटा सा तिनका भी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल वनस्पति नहीं है। तो वहाँ तो राजस्थान में तो मरुस्थल ही होगा, प्रायद्वीप है तो है। प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः नाइस व ग्रेनाइट से बना रहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। गोंडवाना लैंड का भाग है और ग्रेनाइट से बना रहता है। मतलब गे से दो चीजें याद हो जाती है, कर लेना आपको। नाइस व ग्रेनाइट से बना होता है। कैरिबियन युग से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा था, यानी ज्योग्राफी के कालखंड होते हैं, जूरेसिक युग, कैरिबियन युग, कार्बनिक युग, है ना। तो इस प्रकार के युग में कैरिबियन जो युग था उसमें भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा था। किसके रूप में खड़ा था? कठोर खंड के रूप में, ठीक है। अपवाद स्वरूप क्या देख रहे हैं हम, आगे देख रहे हैं। अपवाद स्वरूप पश्चिम तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के कारण उपरांत में इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलिया प्लेट दोनों को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ये ऊर्ध्वाधर यानी लगातार हलचलों में खंड भ्रंश यानी टूटे हुए भाग घाटियां जो होती है वो खंड भ्रंश कहलाती हैं, से प्रभावित है। यानी भारत का जो हिस्सा है प्लेट विवर्तनिक का मतलब क्या है? प्लेटों के टकराने से या फिर लगातार चलने से या फिर टूटी फूटी घाटियों का निर्माण होने से ये बार बार चेंज होता रहा और जो घाटियां वाटियां बनी उसे नदियां वगैरह, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा जैसे पर्वत खड़े हो गए। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है, यानी ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे, तो बहुत कम देखें भाई। यहाँ लॉजिक वाली बात क्या थी? लॉजिक वाली थी कि अफ्रीका से कुछ टूटा एक प्लेट जो यूरेशिया से आकर टकराया, कुछ नीचे की तरफ धस गया और वहां अवशिष्ट खड़े हो गए तो पहाड़ों के रूप में डेवलप हो गए। कुछ धसा हुआ भाग समतल दिखाई देने लगा तो मैदानी भाग बन गया। कुछ भाग यूं त्रिभुजाकार नीचे की तरफ दिखाई देने लगा तो प्रायद्वीपीय भाग हो गया। इस प्रकार से भारत का निर्माण हुआ, तो बहुत छोटी सी बात है ना। तो ये ऐसे डेवलप हुआ। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल है। प्रायद्वीप में अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल क्यों है? अब देखो, ये आगे लॉजिक वाली बात। अवशिष्ट पहाड़ियां मतलब कचरा। प्रायद्वीप में कौन शामिल है? कचरा, क्योंकि टकराया जब वो कचरा इकट्ठा हो गया उस जगह। जैसे अरावली, देखो अरावली और प्रायद्वीप दोनों साथ साथ के, इसीलिए मैंने कहा ना अरावली कहते हैं हिमालय से। तू तो कल का बच्चा है, युवा है मेरे सामने। अभी तो मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरा दांत वांत गिर गया, मैं तो बुढ़िया हो गई बिल्कुल। मैं तो एक अवशिष्ट पर्वत हूँ, सबसे पहले खड़ी हुई थी मैं ना, तो अब घिसने लग गई है। नलामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी, महेंद्रगिरी पहाड़ियां आदि यहाँ की नदी घाटियां उतली और उनकी प्रवणता कम होती है। प्रवणता यानी बहाव आज कम देखने को मिलता है। तो ये प्रायद्वीपीय की बात हमने की। प्रायद्वीपीय कुछ भी नहीं, भारत का निचला हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, जो तीनों तरफ से जल से गिरा हुआ प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और उसके बारे में हमने आज चर्चा की। आज हमारा जो ये लेक्चर था ये बेसिक चर्चा कर रहा था कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अभी तो हमें हिमालय को पढ़ना है, किसको पढ़ना है, फिर हमें नदियां, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, सिंधु आदि वगैरह नदियों की बात हमें करनी है, फिर द्वीपों की बात हमें करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार लेक्चर होने वाला है, लेकिन धैर्य बनाई रखिए। कुछ बच्चे नाराज भी हो रहे हैं कि सर फटाफट से कोर्स कराइए, तो कोशिश यही कर रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।